हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको 12th भौतिक विज्ञान की एक सीरीज दी जा रही है। ये भौतिक विज्ञान का मीनिंग है कि आप लोगों को ये सीरीज जो है वो हिंदी मीडियम की दी जा रही है। इसमें 12th क्लास का हम लोग हिंदी मीडियम का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान कवर अप करेंगे। ठीक है, ये जो आपका सीरीज है ये आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए दिया जा रहा है। जो आपका एमपी बोर्ड का सीरीज है वो आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का मिल जाएगा। ठीक है, पर आप लोग जानते हो कि ये जो सारा कुछ है वो आपका एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। तो जिस भी स्कूल या फिर जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी बुक है ये कंटेंट उन लोगों के लिए भी उतना ही हेल्पफुल होगा जितना एमपी बोर्ड के लिए होगा। पर फर्क बस थोड़ा सा ये है कि इसमें जब हम लोगों ने एमपी बोर्ड दिया हुआ है तो जो आपको आईएमपी क्वेश्चन वगैरह पिक करके बताए जाएंगे वो किसके होंगे, स्पेशली एमपी बोर्ड के होंगे। इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 यानी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं। ये सीरीज आपकी हिंदी मीडियम वालों के लिए रहने वाली है और सेम ही हम लोग एक इंग्लिश मीडियम के लिए भी सीरीज लेकर के आएंगे इसी की फिजिक्स की। ठीक है, ये सीरीज उतनी ज्यादा कंटिन्यू रहती जाएगी जितना ज्यादा अच्छा इसका रिस्पॉन्स आते जाएगा। इसीलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा उतने ही ज्यादा हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट देते जाएंगे आपको। ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है स्थिर विद्युत। तो जब भी एमपी बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम में जो आपके टॉपिक्स आते हैं, जो आपका ब्लूप्रिंट आता है वो यूनिट वाइज आता है। मतलब एक यूनिट से जो भी आपके क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 में आपका क्या है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इन्वॉल्व है। मतलब फर्स्ट से भी इसी यूनिट में क्वेश्चन आएंगे और सेकंड चैप्टर से भी इसी में आएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो है स्थिर विद्युत। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्थिर विद्युत क्या है। ठीक, जो फर्स्ट अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, यूनिट को समझ रहे हैं, उसके बाद में हम चैप्टर को समझेंगे। तो यूनिट फर्स्ट है हमारी स्थिर विद्युत। पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्थिर विद्युत में हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम लोग हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक देखें तो पहले ही टॉपिक है हमारा विद्युत। ठीक, तो विद्युत हमारा क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थ में वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है विद्युत कहलाती है। तो विद्युत क्या होता है, जिसकी वजह से पदार्थों को क्या किया जाता है, यानी ये एक टाइप की क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो वह ऊर्जा जिसके कारण पदार्थों में वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। इट इज क्लियर। ठीक, अब जिसके अंदर भी जब भी किसी पदार्थ के अंदर आकर्षण का गुण आएगा तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वजह से आता है जो होता है हमारा आवेश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश। ठीक, तो ये विद्युत आवेश क्या होता है, तो ये स्मॉल पार्ट यानी एक छोटा सा चार्ज होता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। अभी बस आप ऐसा समझो कि जैसे जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं इसमें क्या होता है, आवेश होता है। मतलब किसी को भी अट्रैक्ट करने की और रिपेल करने की प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, विद्युत आवेश के पास होती है। ठीक, तो विद्युत आवेश की वजह से क्या होता है, विद्युत होता है। क्योंकि विद्युत क्या होता है, एक टाइप का ऊर्जा जो किसी को क्या कर सकता है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। क्लियर, तो विद्युत तो आपको क्लियर हुआ क्या होता है और किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से या फिर प्रोटॉन की वजह से। अब जो आपका ये यूनिट का नाम है वो है आपका स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत क्या होगा, तो विद्युत आपका स्थिर है। इसका मतलब क्या हुआ है कि आपका रुका हुआ है, एक ही जगह पे फिक्स है। मतलब जब भी कोई आप पदार्थ लोगे तो उसके अंदर क्या होगा, आपका आवेश होगा। क्या होगा, आवेश होगा। और वो आवेश कैसा होगा, तो आवेश एक जगह पे रुका हुआ होगा, वो गतिशील नहीं करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत। तो स्थिर विद्युत जो हमारी फर्स्ट इकाई है इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा आवेश है वो कैसा, वो एक जगह पर फिक्स है, वो गति नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। ठीक है, जब गति करेगा तो उसको हम लोग इकाई 2 में पढ़ेंगे और इकाई 2 है हमारा धारा विद्युत। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि धारा मतलब जैसे नदी की धारा होती है बहने वाला, तो उसमें आपका क्या होगा, ये आवेश बहेगा। तो इकाई 1 में आपको क्या पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि जो आपका मतलब विद्युत है वो एक जगह क्या है, रुका हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं अध्याय 1 पे। तो पहला हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, ये जो आपका चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, इसके टोटल 6 लेक्चर आपके कंडक्ट होंगे। ये आपका फर्स्ट है यानी डे 1 है। ऐसे करके आपके कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। ठीक, तो ये हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अध्याय 1 क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब हम लोग विद्युत आवेश को पढ़ेंगे और साथ में क्या होगा, उसका क्षेत्र। तो क्षेत्र में आपको बता देता हूं, जैसे अभी हमने पढ़ा कि आवेश क्या होता है, कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है।
तो इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो सपोज करो कि ये एक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जितनी डिस्टेंस दूर तक अपना इन्फ्लुएंस जनरेट कराएगा, मतलब अपना होना ऐसा महसूस कराएगा या फिर किसी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है जितनी डिस्टेंस तक, वो पूरा एरिया इसका क्या कहलाता है, तो वो पूरा क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, तो यही हम इसमें पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है और इसका क्षेत्र क्या होता है। इट इज क्लियर। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, वापस से हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत हमारा क्या होता है। तो विद्युत हमारा एक तरह की क्या है, ऊर्जा है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि ऊर्जा या एनर्जी क्या होती है, कि ऐसा पढ़ा होगा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ऐसे विद्युत भी आपका क्या है, एक ऊर्जा है जो क्या होता है, जो पदार्थ के अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अभी मतलब आपको एक ऐसा डाउट्स आ रहा होगा ये विद्युत की डेफिनेशन देख करके कि सर जो आकर्षण का कारण है वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी होता है, मास के कारण यानी द्रव्यमान की वजह से भी आपका क्या होता है, आकर्षण होता है। तो क्या हम द्रव्यमान को विद्युत मान लें? तो ऐसा नहीं है कि हमारा द्रव्यमान विद्युत होता है। आगे हम इसमें डिफरेंस देख लेंगे कि द्रव्यमान और जो हमारा आवेश होता है इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, इससे पहले हम समझ लें कि आवेश क्या होता है। द्रव्यमान को तो हम 11th क्लास में पहले ही पढ़ करके आए हैं, और अगर आपने नहीं स्टडी किया हुआ है तो इतना कोई हेडेक वाली बात नहीं। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। विद्युत हमने देख लिया है जिसके अंदर क्या होता है, आकर्षण करने का गुण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बाद में विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश क्या होता है, देखो विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों जैसे प्राथमिक कणों का एक आंतरिक गुण है। तो विद्युत आवेश आपका क्या होता है, ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है यानी आंतरिक गुण होती है जो हर एक पदार्थ के पास में क्या है, होती है। क्योंकि अगर हम लोग पदार्थ की बात करें तो हम लोग ऐसा जानते हैं कि पदार्थ हमारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परमाणु, जिससे हमारा क्या बना हुआ है, पदार्थ। अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में हमारे क्या होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और साथ में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके पास में होते हैं। किसके पास में, किसी भी परमाणु के पास में। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसमें हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन में हमारा क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। तो आवेश क्या होता है, तो विद्युत आवेश किसकी वजह से होता है, तो जहां जहां ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर हमारा क्या होगा, विद्युत आवेश होगा। इसीलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो हमारा विद्युत आवेश होता है ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों जैसे प्राथमिक कणों का एक आंतरिक गुण हमारा क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है विद्युत आवेश। क्लियर है, विद्युत आवेश किसकी वजह से उत्पन्न होता है, तो ये आंतरिक गुणों से होता है किसी भी पदार्थ के। और वो आंतरिक कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, तो एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है हमारा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन में आपको याद रखना है नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन में आपका कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, विद्युत आवेश एक अदिश राशि। हम लोग जानते हैं हमारी राशि दो टाइप की होती है, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। जो हमारी सदिश राशि होती है इसमें हमारी क्या होती है, दिशा होती है यानी डायरेक्शन होती है। और जो हमारी अदिश राशि होती है उसमें केवल और केवल क्या होता है, तो इसमें केवल और केवल परिमाण होता है, मतलब मात्रा होती है कि कितना है, दिशा इसमें नहीं होती। ठीक, तो विद्युत आवेश हमारा कैसे है, तो विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। उसके बाद में नेक्स्ट है, आपको ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है आपका कि विद्युत कैसा है। विद्युत एक आपका अदिश भौतिक राशि है। और उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट है इसमें कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई आपकी क्या होती है, एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपका कूलाम, जिसको हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कूलाम एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवेश के बारे में, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को बताया। इसी वजह से विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है कूलाम। क्लियर। अगर हम लोग आगे चलें तो जो हमारे विद्युत आवेश है, अब हमने ये देख लिया विद्युत आवेश क्या होते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत आवेश के प्रकार। ठीक है, यानी जो आपके चार्ज हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। जो आपके विद्युत आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक आवेश और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश। तो विद्युत आवेश आपके कितना टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जो धनात्मक आवेश होता है वो होता है प्रोटॉन की वजह से, और जो ऋणात्मक आवेश होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है। तो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक आवेश और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश होता है प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश के गुण। देखो ये आप लोगों को ये जो मैं पीडीएफ से आपको दे रहा हूं ये आपके नोट्स हैं, आप इससे चाहो तो वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हो। ये एक्चुअल में क्या है, ज्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिखा है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में लिखा है, एक सिंपल सेंटेंसों में आपको सारा कुछ बताया है। तो कभी आप नीट और जेडबलई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये नोट्स पर्याप्त नहीं है, मतलब आपको और भी पढ़ना पड़ेगा। पर अगर आप नीट और जेडबलई की तैयारी कर रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी ये सारी चीजें जरूर देख लें, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही छोटे लेवल की चीजें हैं। जब आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा तो नीट और जेडबलई के लिए जब आप ज्यादा हैवी कंटेंट पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक, ये नोट्स आप जितनी बार मतलब पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका कम टाइम में ज्यादा क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट है विद्युत आवेश के गुण। यानी अभी हमने पढ़ लिया कि आवेश होता है, फिर हमने पढ़ लिया आवेश दो प्रकार के होते हैं, पर इनके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आवेश के गुण हमारे कितने होते हैं, तो इसके पास में दो गुण होते हैं कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। सपोज करो कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है यानी धनात्मक आवेश है, और ये आपका क्या है, ऋणात्मक आवेश है। कोई एक वस्तु है जिसके पास में आपका धनात्मक आवेश है और इसके पास में ऋणात्मक है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आकर्षित। तो जब ये विपरीत होंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। अब सपोज करो ये पॉजिटिव था, यहाँ पर एक और हम लोग पॉजिटिव ले लेते जैसे कि ये, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा कि इसको इस लाइन में आना चाहिए, तो ये इधर इसको भेजेगा और ये इसको इधर भेजेगा। मतलब जैसे ही हमारे समान आवेश आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ हमारे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। जैसे देखो इसमें हमारा क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का। तो धनात्मक आवेश हमारा किस किस के पास में होता है, तो जैसे जो हमारे ग्लास की छड़ होती है, कोई सा भी ग्लास का छड़ हुआ, या फिर जो आपका पानी पीने वाला ग्लास होता है, ग्लास मतलब वो नहीं, स्टील वाला नहीं, ये ग्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, जो जैसे मिरर वगैरह में यूज होता है वो ग्लास। तो ग्लास की छड़ हो गई, ऊनी कपड़ा हो गया, ऊनी कोट हो गया, ऊनी कालीन हो गया, और बिल्ली की खाल हो गई, ये सारे क्या होते हैं, धनात्मक आवेश होते हैं। मतलब ऊन से रिलेटेड जितनी भी आपकी चीजें बनती है वो सारी क्या होती हैं, धनात्मक आवेश होती हैं। ग्लास आपका क्या होता है, तो ये भी आपका क्या होता है, धनात्मक होता है। और जो आपकी बिल्ली की खाल वगैरह, जो स्किन वगैरह होती है, वो भी कैसा होता है, धनात्मक होता है। ऋणात्मक आवेश के कुछ उदाहरण हैं, तो जैसे रेशम का कपड़ा हो गया आपका, एम्बर हो गया, एबोनाइट हो गया, प्लास्टिक सीट हो गया, रबर का जूता हो गया, अबनूस की छड़ हो गई, तो ये क्या है, आपका ऋणात्मक है। अब बच्चों को यहाँ पे एक ही मतलब डाउट आता है कि सर अभी आप बोल रहे थे कि धनात्मक ना प्रोटॉन की वजह से होता है और ऋणात्मक आपका किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो क्या इनके अंदर, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन और इनके पास प्रोटॉन है? तो देखो ऐसा नहीं है कि इन ऑब्जेक्टों के पास प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटॉन से ही प्रोटॉन है सारा और इनके पास केवल इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका धनात्मक आवेश होगा, जैसे कोई भी, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं कि ये एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, तो इसके पास में प्रोटॉन भी होंगे एज वेल एज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि एक एटम बगैर प्रोटॉन और बगैर इलेक्ट्रॉनों के पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो जो हमारा पदार्थ होता है वो किससे बना होता है, एटमों से। तो इसके पास में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। पर अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये धनात्मक आवेश है इसमें, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ऐसा है कि इसके पास में प्रोटॉन ज्यादा है। क्या है, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है। ऐसा मान लो कि इसके पास में 10 प्रोटॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हमारे प्रोटॉन क्या होगा, ज्यादा। तो फिर हम इस वस्तु को क्या बोलेंगे, इसको हम धनात्मक बोलेंगे, क्योंकि जैसे हम धनात्मक और ऋणात्मक लेते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तो वो बैलेंस होकर के क्या हो जाते, न्यूट्रल हो जाते, यानी जीरो आ जाते। क्लियर है? तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। और ऋणात्मक वाले केस में भी सेम ही चीज होगी आपकी, कि इसमें आपका क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा होते हैं, प्रोटॉन की काउंटिंग क्या होती है, कम होती है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक आवेश बोलते हैं। वैसे हर एक वस्तु के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, पर जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जैसे धनात्मक आवेश ज्यादा है तो हम उसको धनात्मक बोलेंगे, और ऋणात्मक ज्यादा है तो उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो अगर कोई सा भी आपको नहीं आता है समझ में, या कोई सा डाउट्स होता है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं, और अगर नेक्स्ट लेक्चर में नहीं बता पा रहा हूं तो आप लोगों को लाइव क्लास कंडक्ट करा करके भी ये सारी चीजें दे सकते हैं। ठीक, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि आपको ये सारा सीरीज मिल जाए, और साथ ही आप लोगों को जैसे जैसे आईएमपी क्वेश्चंस आते जाएंगे, जो क्वेश्चन बैंक और ये सारी चीजें आएंगी, तो वो भी हम देते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी।
स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के नाम से, देखो जो आपका फिजिक्स है वो बहुत बड़ा है, तो आप मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप ना इनके मीनिंग्स को समझो कि ये कह क्या रहे। ऐसा नहीं कि आप रटोगे, अगर आप रटोगे तो आपको प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वर्ण मतलब आपका सोना और पत्र मतलब, तो ये हमारा क्या होता है? ये एक्चुअल में एक पतली सी लेयर को इंडिकेट करता है। जैसे हमारा जो कागज होता है वो एक क्या होता है? पत्र होता है, क्योंकि वो क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है? बहुत ही कम होती है, आपका बहुत पतला होता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे? स्वर्ण पत्र लेंगे, यानी सोने की एक पतली सी क्या लेंगे? चादर लेंगे, जो हमें क्या बताएगा? विद्युतदर्शी ये क्या होगा? हमारा विद्युतदर्शी। मतलब ये विद्युत का दर्शन कराएगा कि जो आपका विद्युत आवेश है वो कितना है, कम है या ज्यादा है, कितना कम है कितना ज्यादा है, वो हमें क्या बताएगा? ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी बताएगा। ये भी एक आपका डायग्राम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का, और ये भी एक डायग्राम है आपका स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का। ये दोनों आपके क्या है? डायग्राम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के। तो ये किस तरह से हमें विद्युत बताता है कि कम है या ज्यादा है या कितनी क्वांटिटी है। तो देखो ऊपर हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि जो हमारे समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? बल लगेगा। अब मैं ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को अगर डिजाइन करूं तो क्या होता है? ये दोनों एक ही डायग्राम है, पर वो अलग अलग तरह से बने हुए। तो पहले मैं इसको देख लेता हूं। तो इसमें ये क्या है? ये एक ग्लास की बॉटल है, मतलब कांच की एक क्या है? बॉटल है। ठीक, सेम इसमें भी क्या है? ये हमारा एक ग्लास यानी कांच का क्या है? एक बॉक्स है। तो ये कांच का एक क्या है? बॉक्स है, जो चारों तरफ से कैसा है? पैक्ड है। ठीक, जब ये हमने दोनों ऑब्जेक्ट गिलास के लिए पैक कर लिए, तो इसके बीच में हम ऊपर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे एक हम रबर लगाएंगे या कॉर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम एक रबर लगाएंगे। इस रबर के बीच में से यहाँ से एक मेटलिक रॉड जाने देंगे, जैसे कि आपको दिख रहा ना, तो यहाँ से मेटलिक रॉड जाने देंगे। ये सारा हमने अरेंजमेंट इसलिए किया क्योंकि यहाँ से आवेश ना बहे, क्योंकि ग्लास में से हमारा आवेश नहीं जाएगा, ये रबर में से हमारा आवेश नहीं जाएगा। लेकिन ये मेटलिक रॉड हमने इसलिए डाली ताकि इसमें से आवेश क्या हो? इसमें से आवेश जाए। जो ग्लास था इसमें से हम आवेश रोक रहे हैं, और यहाँ से रबर में से भी हम क्या कर रहे हैं? आवेश को नहीं जाने दे रहे। पर जो ये हमारी मेटलिक रॉड है, जो धात्विक छड़ है हमारी, इसमें से हम आवेश को क्या करने दे रहे हैं? जाने दे रहे। तो यहाँ से आवेश क्या होंगे? जाएंगे। इसके नीचे, ये मेटलिक रॉड के नीचे हम क्या करेंगे? गोल्ड लीफ लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण पत्र बोलते हैं। तो इसके नीचे हम क्या करेंगे? सोने की दो पतली पतली प्लेट लगाएंगे। मतलब आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे ये दोनों हाथ है ना, तो इन दोनों हाथों को हम क्या कर सकते? ये ऐसा पतली पतली प्लेट मान सकते कि ये दोनों हमारी क्या है? प्लेट्स है। तो आप इसको देखोगे कि यहाँ पे जो ये ऊपर आपको नॉब दिख रहा है, मेटलिक नॉब, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पर कोई एक मैं आवेशित वस्तु लाता हूँ। जैसे इसके पास में धनात्मक आवेश है, तो जैसे ही मैं इसके पास में लाऊंगा तो इसके पास में कुछ होगा कि धनात्मक आवेश कितना है? 2 कूलाम, 4 कूलाम, 10 कूलाम, ऐसा कुछ करके। तो जो ये आवेश होगा ये मेटलिक नॉब के ऊपर जाएगा, और यहाँ से ये आवेश इसमें से प्रवाहित होगा, और ये दोनों क्या होंगी? समान आवेश होने के कारण इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर से हमारा कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा चेंज हो जाएगा। तो जितना इसके अंदर गैप जनरेट होते जाता है, मतलब उतना ही ज्यादा ये क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है। और जितना ज्यादा प्रतिकर्षित करेगा, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि उतना ही ज्यादा क्या होगा? इसके अंदर आवेश होगा। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी हमें ये बताता है कि इसके अंदर आवेश हमारा कितनी क्वांटिटी में है। क्लियर? नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं ये कण यानी पार्टिकल्स के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा एटम होता है, जैसे ये एक हमारा क्या है? तो ये हमारा एक एटम है, ये सब यानी परमाणु है। तो ये सबसे छोटा कण है, इससे ज्यादा और छोटा कोई कण नहीं होता है। पर इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कण के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कण लिख दिया, पर ये कण नहीं होता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे कहाँ होते हैं? एटम के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है इसे E- से सिंबलाइज किया जाता है, जो आपका प्रोटॉन होता है इसे P+ से सिंबलाइज किया जाता है, और जो न्यूट्रॉन होता है इसे हम N0 से सिंबलाइज करते हैं। E- से इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का होता है, P+ से ये पॉजिटिव आवेश होता है, और ये N0 मतलब न्यूट्रल, कोई भी आवेश नहीं होता है। अगर हम आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है उसके पास में हमारा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रोटॉन में हमारा प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और न्यूट्रॉन का हमारा कितना होता है? 0 होता है। अगर मैं इस तरह से इसको देखूं कि एक हमारे पास में एटम है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ये हमारे पास में क्या है? परमाणु, तो ये इसका न्यूक्लियस है। अगर इसके पास में हमारे मान लो 4 प्रोटॉन है, तो 4 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे।
और 4 इलेक्ट्रॉन का हमारा क्या होगा, इसका जो आवेश आएगा सेम ही हमारा 4 प्रोटॉन का आएगा, बस प्रोटॉन का पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन का कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इन दोनों को अगर मैं एल्जेब्रिकली ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। इसी वजह से कोई हमारा परमाणु अगर होता है, कोई एटम होता है, तो उसके अंदर कोई भी आवेश हम लोग नहीं मानते। किसके अंदर आवेश मानते हैं, आयंस के अंदर। और आयंस कब होते हैं, जब कभी एक आध इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाए या इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए तो इसका संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं हो जाते, तब जाकर के हमारा क्या होता है, आयंस में आवेश रहता है, पर किसी भी परमाणु में आवेश नहीं होता है। ठीक, अगर हम लोग द्रव्यमान की बात करें तो इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करा देता हूं। तो द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का हमारा द्रव्यमान क्या होता है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन का क्या होता है, तो ये होता है 1.6725 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन का क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का आपका होता है 1.6748 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर कराऊं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में 1.67 कॉमन है और लास्ट में ये पावर भी एक जैसी है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इक्वल होते हैं, पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। और कितना होता है, तो 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर सेम पावर में किसकी लूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लूँ, तो इलेक्ट्रॉन की पावर हमारी मास में कितनी होती है, 10⁻31 किलोग्राम होता है। मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों में 10⁴ का डिफरेंस है। तो 10⁴ का क्या मीनिंग होता है, तो ऐसे मैं मतलब 4 0 कर लेता हूं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक, यानी 10,000 टाइम का फर्क है। कुछ इस तरह से ये बिहेव करता है कि अगर मैं ऐसा, वैसे ऐसा होता नहीं, पर आप ऐसा मान लो कि इलेक्ट्रॉन का अगर वेट आपका 1 किलोग्राम होगा तो आपका प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स 10 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 10 किलोग्राम होगा तो हम जानते हैं जब हम 1 किलोग्राम कोई सी भी चीज लेकर के आते हैं, जैसे मान लो मैं 1 किलोग्राम शुगर मार्केट से परचेस करके लाया, उसने 1 ग्राम कम दे दिया मेरे को, तो मैं उससे बहस नहीं करूंगा। 1 ग्राम ज्यादा दे दिया तो भी नहीं करूंगा, क्योंकि 1 किलोग्राम के कंपैरिजन में 1 ग्राम क्या है, आपका नेग्लेजिबल है। तो जब आप ये 10 किलोग्राम की कंपैरिजन कराओगे, 10 नहीं तो ये अगर कैलकुलेशन करोगे तो 7 8 6 जो भी निकल करके आएगा, पर ये होगा तो करीब इतने 7 किलोग्राम या 8, मतलब ज्यादा क्वांटिटी होगी इसकी कंपैरिजन में। इसीलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो हमारा एटम होता है, ठीक, आगे अभी मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है। जैसे सपोज करो ये एटम है और इसका जो वेट है, तो उसका वेट 99.99% से भी ज्यादा हिस्सा आपका कहाँ होता है, तो ये आपका न्यूक्लियस में होता है, यानी केंद्रक में होता है। और अभी हमने देखा ना 10,000 टाइम ज्यादा होता है। कब होता है, जब आपका एक प्रोटॉन हो। अगर एक से ज्यादा आपके प्रोटॉन और एक से ज्यादा आपके न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होने लग जाएंगे तो मास आपका उतना ही टाइम क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस वजह से किसी भी परमाणु का सारा द्रव्यमान हमारा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। और जबकि ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, मतलब आपका जो आयतन होता है वो इसका बहुत कम ही कौन लेता है, तो बहुत कम ही हमारा क्या लेता है, न्यूक्लियस लेता है। और बाकी का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस लेता है। ठीक, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चालक। ठीक, तो चालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अपने माध्यम से विद्युत आवेशों को आसानी से प्रवाहित होने देते चालक कहलाते। मतलब वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को क्या होने देते, बहने देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम चालक बोलते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए हमारा क्या है, तो उदाहरण के लिए जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सभी जो धातुएं होती हैं वो हमारे क्या होते हैं, चालक होते हैं, क्योंकि अपने में से विद्युत धारा क्या होते, बहने देते। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, तो अगला है हमारा कुचालक। तो कुचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अपने में से या अपने माध्यम में से विद्युत धारा को प्रवाहित या विद्युत आवेशों को प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं, कुचालक। और ये कौन कौन से होते हैं, तो जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया इत्यादि, ये सारे हमारे क्या होते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है जो हमारे कुचालक होते हैं, तो कुचालक पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत या फिर डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थिर विद्युत प्रेरण। देखो क्या होगा, जो ये आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो ये आप ये ऑनलाइन देख रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपका क्या होगा, आप ये भूल जाओगे, स्किप कर जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर इसका रिवीजन करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये क्या होगा, ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा। लेकिन जब एग्जाम पास में आ जाएगी तब आपको इतनी सारी वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंटेंट हो जाएगा, देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप जितना ज्यादा इसको देखोगे, जितनी ज्यादा डिमांड आएगी, तो मैं इसको क्या करूंगा, जब आप ये सारी चीजें देख लोगे तो रिवीजन के हिसाब से इन सारी चीजों को शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है,
पर अभी आपको क्या करना है, ये सारा कुछ देखना है, समझना है, ताकि जब मैं बाद में आपकी रिवीजन के लिए वीडियो बनाऊंगा तब भी आपको ये क्या हो, समझ में आए। ठीक, तो स्थिर विद्युत प्रेरण नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ये क्या होता है, जब एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के निकट लाया जाता है तो निकट सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और अनावेशित चालक के दूर सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझूं कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है, तो देखो क्या है कि ये एक हमारे पास में सपोज करो कि आवेशित वस्तु है, मतलब इसके पास में ऐसा मान लो धनात्मक आवेश ज्यादा है, इसके पास में कोई आवेश ही नहीं है और मैं इसको इसके पास में ला रहा हूँ, मतलब टच नहीं कराना है आपको, इसके पास में केवल लाना है। तो जैसे ही लाऊंगा तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि धनात्मक आवेश क्या करते हैं, ऋणात्मक को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये धनात्मक आवेश क्या करेगा, इसके अंदर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई सा भी पदार्थ होता है उसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों होते हैं। तो जब ये धनात्मक है तो इसके सारे ऋणात्मक क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और दूसरी तरफ ऑटोमेटिक क्या चले जाएंगे, धनात्मक। तो इस तरह से इसका क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसको अनावेशित वस्तु को आवेशित बनाना बगैर इसको टच करे हमारा क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है। ठीक, तो एक बार और मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ, अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्थिर विद्युत प्रेरण क्या होता है। तो स्थिर विद्युत प्रेरण में क्या होता है, जब एक आवेशित चालक को एक अनावेशित चालक के निकट लाया जाता है, टच नहीं कराना है, केवल आपको क्या करना है, निकट लाना है, तो निकट सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो निकट सिरे पर क्या हो जाता है, विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और अनावेशित चालक एक के दूसरे सिरे पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो उसी तरफ क्या हो जाता है, समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण बोलते हैं। यानी किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु बनाना हमारा क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाता है। उसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप सपोज करो आपके पास में ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए है और एक बी है, और ये यहाँ पे ए और बी आपके कंडक्टर हैं यानी चालक हैं, और नीचे जो ये आपको स्ट्रिप दिख रही है ये हमने कुचालक लगा करके रखा है, जैसे कोई सा भी आप मान लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने रबर वगैरह ऐसा कुछ लगा दिया। तो जैसे ही मैंने ए और बी दोनों को टच करके रखा हुआ है और दोनों कैसे अनावेशित है। अब इसके पास में मैं एक आवेशित छड़ लेकर के आया, इसके पास में क्या है, धनात्मक आवेश है और इधर कोई भी आवेश नहीं था। जैसे ही मैं पास में लाऊंगा तो इन दोनों में से, ये दोनों टच हैं, तो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ आ जाएंगे, इस तरफ। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज अपने आप कहाँ चले जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ तो ए में पूरे में क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गए, बी में क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए, और इन दोनों को अलग कर देता हूँ, साथ में इसको भी हटा देता हूँ। तो अब जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो इसमें क्या हो गया, इसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड हो गया, इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड हो गए। तो ये आपकी दोनों अनावेशित वस्तु थी और एक आवेशित वस्तु को जैसे ही मैं इसके पास में लाया तो ये क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो इसी को हम लोग, इसी मैकेनिज्म को या फिर इसी घटना को हम क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे विद्युत आवेश के मूल गुण। जो हमारे विद्युत आवेश होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, जो हमारा स्मॉल चार्ज होता है या जो हमारा आवेश होता है, उसके कुछ मूल गुण होते हैं। इन गुणों को ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो पहला हमारा क्या है, आवेश की योगात्मक प्रकृति। योगात्मक मतलब योज्यता की प्रकृति। आवेश में कैसी प्रकृति होती है, तो ये होती है योज्यता की, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक। योगात्मक मतलब एडिटिव यानी जोड़ने की प्रकृति। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे में हम इसको जोड़ सकते हैं। किस तरह से, तो इसको हम लोग समझ लेते। विद्युत आवेश के 3 मूल गुण होते हैं, जिनमें से पहला हमारा क्या है, आवेशों की योजात्मक प्रकृति, यानी किसी प्रणाली पर मौजूद शुद्ध आवेश हमेशा उसमें मौजूद सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते। मतलब ऐसा कि जैसे सपोज करो ये हमारे पास में कोई एक वस्तु है, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में 3 प्रोटॉन है। ठीक, तो इसके अंदर टोटल आवेश कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारे इसको क्या करूंगा, बीजगणितीय योग करूंगा। प्रोटॉन हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होते और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनस होते। इसको जैसे ही माइनस करूंगा तो 1 प्रोटॉन के बराबर क्या रह गया, आवेश रह गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, योजात्मक प्रकृति। मतलब जो आपका धनात्मक होगा उसको आपको धनात्मक लेना है, जो ऋणात्मक होगा वो ऋणात्मक लेना है, फिर जो भी आपका ज्यादा होगा उतना टोटल उस वस्तु का क्या आ जाएगा, आवेश आ जाएगा कि वो धनात्मक शो कर रहा है या ऋणात्मक शो कर रहा है। नेक्स्ट है आपका नया जो है वो है क्वांटीकरण, या जिसको हम लोग क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये क्वांटीकरण देखो हमारा क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटीकरण। तो ये क्या है, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांक का गुणज होता है। मतलब अगर मेरे को किसी पदार्थ का आवेश निकालना तो वो क्या होगा, Q इक्वल टू होगा प्लस माइनस NE।
प्लस इसलिए क्योंकि धनात्मक होगा, माइनस इसलिए क्योंकि ऋणात्मक होगा। अगर हम धनात्मक आवेश देख रहे हैं तो क्या आएगा प्लस एन ई, और ऋणात्मक देख रहे हैं तो माइनस एन ई। अब एन क्या होता है, तो एन होता है हमारा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन है उस वो कितने हैं। और ई क्या होता है, तो ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। पर अगर मैं प्रोटॉन लूंगा तो इसको प्लस ले लूंगा और इलेक्ट्रॉन लूंगा तो माइनस, क्योंकि ऊपर हम पढ़ करके आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश हमारा कैसा होता है, सेम होता है। ठीक, तो क्वांटीकरण ये बता रहा है कि जब भी आप आवेश लोगे तो आपका इसी के गुणज के फॉर्म में होगा। जैसे सपोज करो ये मेरी एक क्लास है और मैं इस क्लास में मैं ये देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और मैं आपसे पूछूं कितने स्टूडेंट बैठे हैं, तो आप हमेशा ऐसा बोलोगे कि सर क्लास में 5 स्टूडेंट हैं, 10 हैं, या फिर 20 हैं, या फिर 30 हैं। कभी आप ऐसा नहीं बोलोगे कि सर क्लास में 3.4 स्टूडेंट हैं, क्योंकि पर्सन कभी भी 0.4 आ ही नहीं सकता ना। ठीक है, या तो कोई पर्सन होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, जो आवेश होगा तो कैसा होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका आवेश कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर 2 होंगे तो इसी में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। 3 होंगे तो 3 से गुणा करा देंगे। अब आप ऐसा सोचो कि किसी भी वस्तु का आवेश ऐसा हो जाए कि 1.5 इंटू 10⁻⁻⁻15 कूलम, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इसका गुणज नहीं है। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्वांटीकरण में क्या होता है, हमेशा Q इक्वल टू हम लोग क्या लेकर के चलते हैं, एन ई, और एन हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है, तो ई हमारा होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा विद्युत आवेशों के मूल गुण का। तो ये हमारा क्या है लास्ट वाला, तो ये आवेशों का संरक्षण का नियम। तो इसमें हमारा क्या होता है, आवेशों के संरक्षण का नियम हम लोग देख रहे हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि हमारा क्या है, विद्युत एक तरह की क्या है, ऊर्जा है। विद्युत हमारी एक तरह की क्या है, ऊर्जा। और ऊर्जा हमारी क्या होती है, तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो ऊर्जा किससे ये विद्युत किससे आ रही है, तो ये आ रही है हमारी आवेश से। किससे आ रही है, आवेश से। इसका मतलब आवेश को, आवेश मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ना तो मैं इलेक्ट्रॉन बना सकता हूं, ना ही मैं प्रोटॉन बना सकता हूं, ना ही उसके इलेक्ट्रॉन खत्म कर सकता हूं, ना ही प्रोटॉन खत्म कर सकता हूं। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, मतलब प्रोटॉन जैसे हैं उसके आप एक जगह से दूसरी जगह भेज दो, ये इधर लेकर के आ जाओ इलेक्ट्रॉन, तो ये कम ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दूं, बना दूं या फिर डिस्ट्रॉय कर दूं। इलेक्ट्रॉन कभी भी ना तो बनते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। वैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज को भी एक जगह से दूसरी जगह ला सकते हो, पर ये मैन्युफैक्चर नहीं होते, बनते नहीं। तो आवेशों में क्या होता है, आवेशों में संरक्षण का नियम होता है। किस तरह से, मतलब ये एक तरह से ऐसा कि जो पहले था आपका बाद में भी उतना ही रहेगा, बस आपने स्थानांतरित कर दिए। तो आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार एक पृथक प्रणाली पर मौजूद शुद्ध आवेश संरक्षित रहते हैं। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ऊपर वाले ही डायग्राम को हम लोग यहाँ पे देख लेते। ये आप देख लो क्वांटाइजेशन, ये सॉरी स्थिर विद्युत प्रेरण वाला। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा पढ़ा हुआ है कि हम क्या लेकर के आए, ये हम लोग एक धनात्मक ऑब्जेक्ट लेकर के आए, तो इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश हो गया, इसके ऊपर धनात्मक हो गया। देखो ना तो ये, जैसे मैं इसमें मान लेता हूं कि पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे। इसमें भी मैं ऐसा मान लेता हूं 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 क्या थे, प्रोटॉन थे। फिर जब मैंने इसको ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के आया तो 10 इलेक्ट्रॉन यानी 20 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए और 10 प्रोटॉन इसमें आ गए, सॉरी 20 प्रोटॉन इसमें आ गए। तो ये क्या है, हमारे प्रोटॉन ना तो इसमें मैन्युफैक्चर हुए ना ही क्या हुए, डिस्ट्रॉय हुए। पहले भी इसमें क्या थे, 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 प्रोटॉन थे, दोनों को मिला करके। अभी भी दोनों में क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन ही, मतलब आवेश आपके क्या है, संरक्षित हैं। जो पहले थे बाद में भी वही है, बस उसको हमने रीअरेंज कर दिया हमारी जरूरत के हिसाब से। तो वो धनात्मक और ऋणात्मक क्या करने लगा, शो करने लगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इसके। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर। तो विद्युत आवेश और द्रव्यमानों के बीच में अंतर हमारा क्या होता है, तो विद्युत आवेश हमारा क्या होता है, विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जो विद्युत आवेश है वो आपका क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है। पर द्रव्यमान आपका सदैव क्या होगा, अगर कोई वस्तु है तो उसका हमारा क्या होगा, द्रव्यमान, और द्रव्यमान होगा तो वो सदैव कैसी होगी, सदैव ही आपकी क्या होगी, धनात्मक होगी।
नेक्स्ट है आपका आवेश में क्या होता है, क्वांटीकरण होता है, मतलब आवेश हमेशा कितना होगा, तो ये Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस n ही होता है। लेकिन द्रव्यमान का अभी तक क्वांटीकरण सिद्ध नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का अलग द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का अलग होता है, न्यूट्रॉन का अलग होता है, तो इसके किसी भी मल्टीपल के फॉर्म में ये आएगा ही नहीं, तो ये अभी तक क्या है, सिद्ध नहीं हो पाया है। जबकि हमारा आवेश का क्या होता है, आवेश जो हमारा है वो फिक्स निकल करके आता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, द्रव्यमान और आवेश में फर्क देख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल में ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि द्रव्यमान भी क्या करता है। जैसे ये हम पढ़ चुके हैं ना कि द्रव्यमान किसी को क्या करता है, या विद्युत धारा क्या करती है, तो आकर्षित करती है, सॉरी विद्युत आवेश क्या करते हैं, तो विद्युत आवेश विद्युत धारा बनाते हैं, और ये किसी को क्या करता है, आकर्षित करता है। और आकर्षित ही क्या करता है, द्रव्यमान भी करता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इन दोनों में क्या फर्क है हम वो देख रहे हैं। तो विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, पर हमेशा ये क्या होता है, द्रव्यमान धनात्मक होता है। आवेश में क्वांटीकरण होता है, और जो द्रव्यमान होता है इसमें क्वांटीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश सदैव संरक्षण नियम का पालन करता है, तो ये हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। द्रव्यमान संरक्षी नियम का पालन नहीं करता है, ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, या ऊर्जा से इसमें आ जाता है। जैसे आइंस्टीन की एक इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, E इक्वल टू mc², मतलब आप मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ऊर्जा में, और ऊर्जा को किस में कर सकते हो, द्रव्यमान में। तो एक दूसरे में परिवर्तन होने वाले हैं, इसीलिए द्रव्यमान आपका क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षित का नियम का पालन नहीं करता है कि जितना द्रव्यमान पहले था बाद में भी उतना ही हो, क्योंकि जैसे ही आप उसको लाइट की स्पीड से भेजोगे या किसी और स्पीड से भेजोगे तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आवेशों के बीच बल आकर्षक होगा या प्रतिकारक होगा, मतलब आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, चाहे वे ये कब होगा, आकर्षित कब करेगा, जब वो कैसे होंगे, विपरीत होंगे, और प्रतिकर्षित कब करेगा, जब वो क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन द्रव्यमान में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और ये हमेशा आपको क्या करेगा, तो ये हमेशा आकर्षण करेगा। ठीक, नेक्स्ट है, किसी पिंड पर मौजूद आवेश पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करते। जैसे मान लो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे 10 कूलाम आवेश है, और मैं इसको लाइट की स्पीड से भेज रहा हूँ, तो इसका आवेश 10 कूलाम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर सापेक्षिक द्रव्यमान भिन्नता के अनुसार किसी पिंड का द्रव्यमान उसके वेग के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है, और ये उसका फॉर्मूला है। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जैसे जैसे वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे वैसे वैसे इसका नया द्रव्यमान क्या होते जाएगा, बदलते जाएगा। तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को गति देते हो, मोशन में कराते हो, तो उसका द्रव्यमान क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। लेकिन आपको पिंड को आप कितनी भी गति दोगे तो भी इसका आवेश क्या है, चेंज नहीं होगा। ठीक, तो ये आज का आपका चैप्टर था, या आज का आपका फर्स्ट क्या था, डे का था। बाकी का हम सेकंड डे में पढ़ेंगे, पर अभी आपका ये फिनिश नहीं हुआ है। अभी मैंने आपका क्या करा दिया, ये रीडिंग वाला जो था, या जो आपको देना था, जो आपके पढ़ाना था, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको न्यूमेरिकल बेसिस और थोड़े से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो जो आपकी फर्स्ट चैप्टर है, से एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन का हमारा चार्ज होता है कुछ, वो क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और चार्ज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो अगर मैं एक कूलाम आवेश लेकर के आऊंगा तो उसमें कितना चार्ज होगा, ठीक है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखो, तो पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन, और ऐसा लिखूंगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होते, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखो यहाँ पे माइनस सिंबल को मैं अभी इग्नोर करके चल रहा हूँ, ऐसा इस वजह से लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो टोटल हमारा माइनस आवेश लेने वाले हैं। तो फिर मैं यहाँ पे भी क्या करूंगा, ये जो हमारा चार्ज है उसको क्या रख दूंगा, 1 कूलाम की जगह -1 कूलाम रख दूंगा। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। तो उसमें होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और क्वांटीकरण से हम लोग ऐसा पढ़ करके आ रहे हैं, क्वांटाइजेशन से, कि Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू होता है Ne। और Q हमारा कितना है, तो यहाँ पे हमें देख करके रखा है Q हमारा कितना है, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम बराबर क्या हो जाएगा, N × E। E की वैल्यू क्या है, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इट मीन्स N इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो N इक्वल टू आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और ऊपर भी क्या है 1 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो N इक्वल टू क्या आएगा, ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से रिमूव करूंगा तो ऊपर जाकर के 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 10⁻⁻19। अभी इसको मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो ये हमारा क्या है, 16 से मैं डिवाइड करूंगा 10 को, तो ये जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। 16 6 96, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, फिर एक 0 ऑटोमेटिक आ जाएगा। 16 2 32, फिर यहाँ पे 8 बचेगा, और फिर 16 5
80। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 0.625 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो आपके एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0.625 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हम लोग जानते हैं जब हम साइंटिफिक वे में लिखते हैं तो किसी को 0 पॉइंट करके नहीं लिखते, यहाँ पे आपके आगे डिजिट आती है और वो 1 के इक्वल होगी और 1 से क्या होगी, बड़ी होगी, पर ये हमेशा 10 से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो डेसिमल एक डिजिट क्या जाएगा, पीछे, और जैसे ही एक डिजिट पीछे डेसिमल जाएगा तो इसकी पावर एक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻18, नहीं ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी, ये आपका क्या आएगा, ये -19 कूलाम ऊपर आया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और जैसे ही मैं पीछे ले जाऊंगा तो ये एक और माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +18 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपके एक कूलाम में कितने होते हैं, तो एक कूलाम में आपके 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका ऐसा सेंस है कि सपोज करो ये मेरे पास में एक रॉड है और यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, यहाँ से मान लो कि इतने इलेक्ट्रॉन बह गए, 6.25 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए, तो यहाँ से टोटल कितना चार्ज निकल गया, यहाँ से एक कूलाम चार्ज क्या हो गया, पास हो गया। तो एक कूलाम चार्ज जहाँ पर होता है वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे होते हैं हमारे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और ये काउंटिंग हमारी बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन हमको ऐसा आता है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आता है, कई बार ऐसे ही आ जाता है 2 मार्क्स में, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है, और ये होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कप पानी में कितना धनात्मक और कितना ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो एक कप जो हमारे पास में पानी होता है उसमें हमारा कितना धनात्मक और कितना ऋणात्मक आवेश होगा, ये हमको पता करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक, लिखूंगा मैं जो मतलब गिवन दिया हुआ है, तो ऐसा लिखा है, एक कप पानी में कितना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। तो मैं यहाँ पे मान लूंगा कि एक कप जो है हमारा उसमें पानी कितना है, तो एक कप में पानी जनरली हमारा ऐसा मान लेते हैं कि एक कप में पानी, तो एक कप में जो हमारा पानी है वो कितना बनेगा, तो ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं 250 ग्राम कितना है, तो एक कप में हमारा 250 ग्राम क्या होता है, पानी बनता है। ठीक, अगर मैं मोलर मास की बात करूं तो हमारा क्या होता है, पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का हमारा क्या होता है, तो ये होता है एटॉमिक मास 16, यानी H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18। ठीक, तो ये हमारा कितना 250 ग्राम है, तो 18 ग्राम के लिए हमारा कितना हो जाएगा, और यहाँ पे साथ में क्या है, जो आपका 250 ग्राम है या फिर 1 मोल है, तो 1 मोल का हमारा मास कितना है, तो 1 मोल का मास हमारा कितना है, 18 ग्राम। ठीक, जो वाटर का 1 मोल है उसके अंदर कितना मास है, 18 ग्राम। तो 1 मोल में हमारे कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 मोल इक्वल टू, तो 1 मोल इक्वल टू हमारे कितना मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो ये आता है हमारा 6.02 इंटू 10⁻⁻23, इतने हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो हमारा 1 मोल हो गया उसके अंदर हमारे इतने मॉलिक्यूल्स आ गए, और एक जो हमारा मॉलिक्यूल्स है उसका हमारा ग्राम कितना वेट है, 18 ग्राम, और हमें कितने का चाहिए, तो हमें चाहिए कि जो 250 ग्राम वाटर होगा उसके लिए कितना आएगा। ठीक, तो इसको मैं 250 ग्राम के लिए करूंगा तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहा हूं अभी मैं, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू हो जाएगा, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये, तो 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या है, 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम 250 ग्राम में निकाल रहे हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसमें मास कितना होता है, 18 ग्राम। इसका मतलब क्या है, ये 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 18 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड, तो 1 ग्राम में इतने क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। तो 250 ग्राम में कितना होगा, तो इसको 250 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो कुल मिलाकर के हमारे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मॉलिक्यूल्स जब मेरे को फाइंड आउट करना है, यानी कुल हमारे क्या है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, यानी जो हमारे क्या होंगे, अणु होंगे, जो टोटल हमारे अणु होंगे वो कितने हैं, तो ये कुल अणु हमारे कितने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अणु, तो ये जो टोटल अणु यानी n है वो कितने आ जाएंगे, इसको मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18 मल्टीप्लाई 250, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8.36 इंटू 10⁻24, यानी टोटल आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं एक कप ऑफ वाटर में, तो ये है आपके पास में इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक,
अब एक मॉलिक्यूल्स में वाटर के कितना हमारे इलेक्ट्रॉन होते, तो हम लोग जानते हैं 1 मॉलिक्यूल्स में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, तो वो हमारा क्या है, जैसे H2 है तो हाइड्रोजन में कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन में हो जाएंगे 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा क्या है, तो इसका होता है 8, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8। तो टोटल एक मोल, ये गलत लिख दिया, ये मोल नहीं है, एक मॉलिक्यूल्स है। तो एक मॉलिक्यूल्स में यानी एक अणु में हमारे कितने परमाणु हैं, सॉरी एक अणु में हमारे कितने क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो ये टोटल कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है और साथ में 10 ही क्या होंगे प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये सेम नंबर होता है। तो एक अणु में हमारे कितने 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, और हमारे पास टोटल कितने अणु हैं, तो हमारे पास है 8.36 × 10⁻²৪। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कुल इलेक्ट्रॉन। तो 250 ग्राम में हमारा कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा हमारा इसका 8.36 × 10⁻24 × 10, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो आ जाएगा 8.36 × 10⁻, कितने आ गया 25। ठीक, इतने इसके पास में क्या होगा इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन हो गए तो एक इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना आवेश होता है, तो हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, या फिर हम इसका टोटल चार्ज निकालेंगे तो Q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो Q इक्वल टू होता है Ne, और N हमारा क्या है, ये N डैश मान लेता हूँ मैं, क्योंकि N इसको है तो N डैश ये हो जाएगा। तो N डैश Q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8.36 × 10⁻25 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में एक वैल्यू निकल करके आ जाएगी, और वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1.33 × 10⁻7 कूलम। ठीक, यानी आपके पास में कितना, एक कप वाटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये होता है 1.33 × 10⁻7, और कितना नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी सेम ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है। तो पॉजिटिव चार्ज आपका कितना होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंट कलर से। तो आपके पास में पॉजिटिव आवेश है 1.33 × 10⁻7 कूलम, किस में, एक कप ऑफ वाटर में, और नेगेटिव है आपका -1.33 × 10⁻7 कूलम। सेम उतने ही पॉजिटिव है और उतने ही क्या है आपका नेगेटिव आवेश है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, क्या हम किसी पदार्थ को 2.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज दे सकते हैं। ठीक है, तो किसी पदार्थ को हम क्या इतना चार्ज दे सकते हैं, तो इसके लिए हम चेक करेंगे। तो हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है Ne, क्या होता है Ne, और Q हमारा क्या है, तो Q हमारा है 2.2 × 10⁻19 कूलम। N हमें निकालना है, और ये क्या होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इक्वल टू आ जाएगा 2.2 × 10⁻19, और डिवाइडेड में ये इधर आएगा, तो ये 1.6 × 10⁻19 10⁻19 से ये कट गया, डेसिमल से डेसिमल कट गया। अब हम 16 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो जैसे ही आप 16 से भाग दोगे 22 को, तो ये क्या आ जाएगा 16 × 16, और यहाँ पे क्या बचा रहा 6। अब ये जा नहीं रहा तो ये डेसिमल लगेगा, और जैसे ही डेसिमल लगेगा मतलब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, तो 1 पॉइंट समथिंग। और इलेक्ट्रॉन कभी भी ये नंबर हमारा क्या होगा, डेसिमल में नहीं होता है, ये हमारा कैसा होता है नेचुरल नंबर में होगा कि 1 2 3 ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपके फिक्स होंगे ना, 1.256 ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना आएगा। तो इस वजह से किसी भी पदार्थ के अंदर 2.2 × 10⁻19 कूलम चार्ज नहीं हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं समझ में, तो आपको पूरा लेक्चर वापस से रिवाइज करना है, ताकि ये सारी चीजें आपको क्या है प्रीवियसली नॉलेज हो जाए कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके लिए है और आप लोगों को इसको बताना है। ये क्विज टाइप का क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन पर न्यूनतम चार्ज कितना होता है। तो जो आपका प्रोटॉन होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता है और आपका प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन का आपका चार्ज कितना है। आपको आगे जाने से पहले वीडियो के पहले कमेंट कर देना है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। और जो लोग कमेंट करेंगे मेरे को ऐसा लगेगा कि वो लोग लास्ट तक आए हुए हैं, उन्होंने पूरा लेक्चर देखा हुआ है। और कुछ लोग भी अगर पूरा लेक्चर देखते हैं तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो आप ये सारा कुछ फ्री में दे रहे हो, वो आपकी मेहनत सक्सेसफुल होती है। तो आपका टोटल एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट, तो एक प्रोटॉन में आपका कितना चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन में आपका चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कितना चार्ज होता है, तो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है।
सेकंड क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? फटाफट इसको कमेंट करो। देखो, जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा एमसीक्यू टाइप का, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर कमेंट कर दिया करो, फिर देख लिया करो। इसमें ऐसा नहीं है कि सर हमने गलत आंसर दे दिया या फिर ऐसा कि हमारी इंसल्ट वगैरह हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, करोगे, चेक करोगे खुद को, उतना ज़्यादा आपको आगे हेल्पफुल होगा। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये होता है हमारा 6.25 × 10⁻18। कितना होते हैं? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये हमारा आज का कंटेंट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और साथ में आपको ये भी होगा कि सर ये हमको PDF चाहिए ताकि हम ये सारी चीज़ें क्या कर सकें, लिख सकें, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। तो मैं आपको बता देता हूँ ये PDF आपको कहाँ से मिलेगी। ठीक है, देखो ये PDF के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। जो भी आपके पास गूगल हो, गूगल क्रोम या जो भी ब्राउजर हो, उसके ऊपर ये सर्च करना है जो आपके YouTube चैनल का नाम है, या फिर ये नाम है बलास्ट कोचिंग क्लासेस। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आपको ऐसे ही सर्च करना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस करके। अगर कोई वेबसाइट देख लेता है तो वेबसाइट पर डायरेक्ट नहीं जाना है, आप गूगल से सर्च करके जाओ। उससे सर्च कंसोल बढ़ता है और थोड़ा सा ये और ज़्यादा लोगों तक पहुंच करके जाता है। तो ये हमारे लिए और आप दूसरे लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जैसे ही आप इसको सर्च करोगे बलास्ट कोचिंग क्लासेस, ऐसा करते हो तो आपका क्या होता है, ये पेज ओपन होगा, और जो ये फर्स्ट लिंक है जिस पे लिखा है बलास्ट कोचिंग क्लासेस होम, तो इस पे आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये एक वेबसाइट ओपन होगी, और ये आप लोगों के लिए क्या है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस वालों के लिए ये मतलब ऐसा MP बोर्ड ऑनलाइन कोर्स फ्री एजुकेशन साइट्स है। इस पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन सारी चीज़ें क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कराऊं, तो स्क्रॉल कराते हुए नीचे की तरफ आऊँगा, सबसे नीचे की तरफ, तो ये 9th क्लास का कंटेंट है, ये 10th क्लास का, ये 11th या 12th। हो सकता है आपके मोबाइल में थोड़ा सा लेआउट डिफरेंट हो, क्योंकि ये डेस्कटॉप पे मैं बता रहा हूँ और आप शायद मोबाइल में खोलोगे, पर मिलेगा कुछ ऐसे ही। सबसे नीचे आपको आना है। जैसे ही आप सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे 12th फिजिक्स, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, और ये आप देख रहे हो 12th भौतिक विज्ञान, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम में मिलेगा। अभी हम हिंदी मीडियम का देख रहे हैं, तो 12th भौतिक विज्ञान पे क्लिक करूंगा। ये जो ऐड आते हैं इसको आपको इग्नोर करके चलना है, और फिर आपको नीचे इसमें स्क्रॉल कराना है। यहाँ पे आपका दिख रहा है 12वीं भौतिक विज्ञान हिंदी MP बोर्ड 2023-24 का ये कोर्स है। तो आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा मॉक टेस्ट और ये स्टडी मटेरियल। ये सारी स्टडी मटेरियल की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। NCERT बुक, कम किया गया सिलेबस ब्लूप्रिंट, पिछले साल के प्रश्न पत्र, टॉपर की एग्जाम कॉपी, मॉडल पेपर, प्रश्न पत्र, यूट्यूब वीडियो और IMP क्वेश्चन। पर आपको नोट्स के लिए इसमें नहीं जाना है। नोट्स के लिए नेक्स्ट है बोर्ड परीक्षा और JEE के लिए नोट्स। तो नीट और JEE के लिए भी ये आपके हेल्पफुल होने वाले हैं, और बोर्ड परीक्षा के लिए भी। इसलिए आपको वीडियो को बार बार देखना है, नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, और केवल नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आपको वीडियो देखना कंपलसरी है, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आपका पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसको आप क्लिक करोगे तो अभी जैसे ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आपके PDF जनरेट होगा। ठीक, तो ऐसे ही आपके डे वाइज PDF यहाँ पे आते जाएंगे। अभी मैंने एक ही PDF डाला है, तो ये इकाई एक स्थिर विद्युत आवेश। इसको आप स्क्रॉल करोगे तो ये सारा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, PDF मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से ये जो लिखा ना पॉपअप, यहाँ पे आप ओपन करोगे तो आपका फुल ऑफ विंडो में ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करोगे तो आपके मोबाइल में ये चीज़ें खो जाती हैं। ठीक, तो मेरा ऐसे ही है, सजेशन ऐसा है कि आप यहाँ पे आओ, यहीं से आप इसको स्क्रॉल करा करके क्या है, राइट डाउन कर लो जो भी आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहीं से आप इसकी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बार बार इसको पढ़ सकते हो, और बाकी का आपको वीडियोस वगैरह भी यहीं पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा मतलब MP बोर्ड वालों के लिए, या फिर जिनमें NCERT बुक चल रही है उन सभी लोगों के लिए ये हमारा कंटेंट था आज का। ठीक, ये हमारा डे फर्स्ट था। ऐसे ही करके हमारे इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर के लिए टोटल डे 6 तक है, तो 6 दिन में इसको हम क्या कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे। 5 लेक्चर और आना आपके बाकी हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड आएगा, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, 2nd, 3rd और 4th, 5th ये सारी चीज़ें लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे में, 2nd डे के साथ, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। और हम लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर में डेरिवेशन ज़्यादा है, तो अब हम लोग डेरिवेशन लेकर के आएंगे। थ्योरेटिकल पार्टिकल आपका स्टार्टिंग का कवर अप हो गया, डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल और MCQ आपके कंटिन्यूस चलते जाएंगे। ठीक, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों कंटेंट लेकर के आएंगे, और जो आप कमेंट करते जाओगे वो सब्जेक्ट भी लेकर के आएंगे।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।